हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू विजन स्टडी हब। आज हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान के विकास में जो प्रमुख स्टेजेज रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो अंग्रेजों के समय बने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो कुछ विकास हुए, जो स्टेप उठाए गए और जिन्होंने भारतीय संविधान अलग से भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया, उन कदमों का अध्ययन करेंगे। सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूरब के साथ व्यापार यानी भारत से के साथ व्यापार करने के लिए की गई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश भारत में व्यापार करने आए। ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी अथवा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने के लिए लाइसेंस मिला और वे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडीज यानी दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए आए। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन में व्यापार किया। भारत के संवैधानिक विकास को मोटे तौर पर अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इन्हें 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। पहला चरण 1600 से 1773 जिसे अंग्रेजों का भारत आगमन टॉपिक के तहत देखेंगे। दूसरा द्वितीय चरण 1773 से 1853 जब कंपनी का शासन भारत में विजित प्रदेशों पर कंपनी का शासन शुरू होता है, उस दौरान जो विकास हुए। और क्राउन जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश ताज निशासन भारत का अपने हाथ में, कंपनी से पहले एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे अपने हाथ में डायरेक्ट शासन ले लिया, तो उसे क्राउन या ताज का शासन कहा जाता है 1858 से 1947 तक। और उसके बाद 1947 से 1950 संविधान की रचना तक, संविधान के निर्माण तक के जो विकास हुआ, उसको इस 4 भागों में बांट करके हम लोग इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, किस तरह से भारत में संविधान का विकास हुआ। पहला चरण देखते हैं 1600 से 1773 अंग्रेजों का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के एक राजलेख द्वारा किया जाता है, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख कहते हैं। इस राजलेख द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1726 का राजलेख, 1726 में इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उसकी परिषद को विधि बनाने की, कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि अब तक विधि बनाने की शक्ति कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? किसी कंपनी को संचालित, कंपनी में बहुत लोगों के पैसे लगे होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें कुछ लोग कंपनी का शासन संचालन करने की जिम्मेदारी होती है, उसी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ जो निदेशक मंडल कहते हैं। तो वह निदेशक मंडल ही सारे इंग्लैंड में स्थित जो निदेशक मंडल था, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, उसे वही कानून बनाता था जो यहाँ का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही थी उसके लिए कानून वहां बनता था। 1726 के राजलेख द्वारा, ऑर्डर द्वारा यह बंबई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को, उसकी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लेकिन यह शक्ति जो थी वह सीमित थी, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले गए कि वह जो कानून बनाएगी वह उसकी कुछ लिमिट होगी।
इसमें यह 1726 का राजलेख यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि अब तक विधि बनाने की शक्ति कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। इस प्रकार 1726 के राजलेख ने भारत स्थित कंपनी की सरकार यानी गवर्नर की परिषद को उपनियम, नियम और अध्यादेश को पारित करने का अधिकार प्रदान किया। इस पर दो तरह के प्रतिबंध लगाए गए। जो कानून यहाँ के बनाएंगे कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उसकी परिषद, उस पर दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। पहला, उसके द्वारा निर्मित विधियां असल विधियों के विपरीत न हों, यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कानून बनाया है, विधि बनाई है, उसके अधीन रहते हुए सब लॉज, बाई लॉज, ऑर्डिनेंस, रूल्स उसी के अधीन बनेंगे, उसके वायलेट करने वाली नहीं होंगी। और दूसरी चीज, जो यह विधि बनाएंगे, लॉज बाई लॉज बनाएंगे, वह युक्त हो, रेशनल हो, आवश्यक हो तभी बनाई जाए। उपरोक्त विधियां तब तक प्रभावी नहीं होती थीं जब तक वे इंग्लैंड स्थित कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हों। बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसका अनुमोदन वहां इंग्लैंड स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी का संचालन बॉडी थी, निदेशक मंडल था, उससे लेना पड़ता था। तभी चूंकि डायरेक्ट काम कर रहे थे परिस्थितियों पर, यह लोग नजदीक थे, इसलिए इनके लिए यह तो एक अपॉर्चुनिटी थी, चूंकि परिस्थितियों से परिचित थे। उस आधार पर यह जो डायरेक्ट काम कर रहा है उसे आवश्यकता के अनुसार कुछ कानून, बाईलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाने के अधिकार मिल गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अनुमोदित एक चार्टर के तहत भारत में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 1765 में 1757 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, और लेकिन यह विजय एक तरीके से दो तरह, फ्रांसीसी कंपनी पर इनकी विजय, लेकिन एक्चुअल में जो अंग्रेजों का प्रमुख होता है, बक्सर का युद्ध 1764 का जो विजय होता है, वह अंतिम रूप से एक प्रभावी विजय थी। वहां से अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाती हैं। दीवानी अधिकार माने राजस्व एवं नागरिक न्याय पर अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार इसे मिल जाता है। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज ए टेरिटोरियल पावर। 1765 में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो शाह आलम से, मुगल एम्परर शाह आलम इन्हें दीवानी अधिकार देते हैं, 1764 के बक्सर के युद्ध में विजय के बाद 1765 में इन्हें दीवानी अधिकार मिल जाता है, और इसके तहत यहां पर एक्चुअल इनका टेरिटोरियल पावर के रूप में यह ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होता है। इस मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार प्राप्त करते ही, और तमाम इन लोगों ने जो गिफ्ट्स वगैरह प्राप्त किए, वह लेकर के जब यहां के गवर्नर गए तो उन अकूत संपत्तियां लेके गए। इससे वहां पर इंग्लैंड में जो अन्य लोग थे, वे काफी ज्यादा उन लोगों के अंदर कौतूहल मची कि भाई बहुत ज्यादा पैसा पाया जा रहा है और यह कुछ ही लोगों के हाथों में आ रहा है। तो वहां पर अन्य लोग भी अपना दबाव बनाना, सरकार पर दबाव बनाना शुरू किए कि अन्य व्यापारिक समूह की हम गिल्ड्स, जो हम भी पूरब की तरफ व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। तो वह आगे
के इस शुरू में नहीं माना गया, बाद में उन लोगों को भी मिला। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब यह था कि बंगाल में भी हो रहा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इधर आ रहा है, और उधर मद्रास में, मुंबई प्रेसिडेंसी में इस तरह से भी इनके अपने जो टेरिटोरियल पावर अर्जित करते जा रहे थे। टेरिटोरियल पावर के रूप में उद्भव होने के साथ ही साथ कंपनी का 1858 तक, यानी 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वहां तक इनका कंपनी का शासन चलता रहा। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1858 में कंपनी से सारा शासन अपने हाथ में ले लिया। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी का शासन था तब भी, लेकिन तब एक इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन कर रही थी। 1858 से डायरेक्ट अपने हाथ में शासन ले लिया और भारत ब्रिटिश प्रजा बन गई। और यह शासन 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, यह जारी रहा। तो यह जो एक संक्षेप में यह डिस्क्रिप्शन रहा है कि डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से क्रमिक विकास होता है। अब इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि 1773 के जो चार्टर आता है, चार्टर एक्ट 1773 से लेकर के जो क्रमिक विकास होता है उसका हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो 1773 से लेके 1858 तक के जो कंपनी का शासन है, कंपनी रूल, इस जो सेकंड स्टेज हम लोग पढ़ रहे थे, 4 भागों में बांटे हैं। तो यह सेकंड स्टेज 1773 से 1858 तक के जो दौर है, इसके बारे में जो क्रमिक विकास हुआ है विभिन्न चार्टर के द्वारा, उसकी स्टडी करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित जो सेक्रेट कमेटी थी, गुप्त समिति थी, उसके प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पारित किया। इस एक्ट में, यह एक्ट बहुत संवैधानिक महत्व का है, अत्यधिक संवैधानिक महत्व का है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। This was the first step taken by British government to control and regulate to the affairs of East India Company in India. इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। The political and administrative functions of the company were recognized by दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने भारत में केंद्रीय शासन प्रशासन की नींव रखी। दूसरे शब्दों में यह केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। केंद्रीकरण इस तरह से, केंद्रीकरण की दिशा में फर्स्ट स्टेप इस रूप से कि भारत में जो कंपनी द्वारा विजित क्षेत्र थे उनको एक सूत्र में बांधने का, एक केंद्रीय नियंत्रण में लाने की दिशा में पहला स्टेप उठाया गया। क्या स्टेप थे? सत्रह सौ 73 के अधिनियम की विशेषताएं क्या रही? क्या स्टेप उठाए गए? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर के अधीन अन्य जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज थे उनके गवर्नर को लाए जाने की दिशा में कदम उठाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।
ऐसा पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये बहुत बहुत पूछा जाता है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे पहले क्या था? इससे पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, अपने अपने बाईलॉज बना रहे थे, सब लॉज बाईलॉज अपने हिसाब से संचालित कर रहे थे। अब उसको एक बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीश हुए। इस एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। उस पर जो ये लोग रिश्वत लेके जा रहे थे उस पर रोक लगाई गई। इस एक्ट ने, इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उसके लिए भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर ब्रिटिश सरकार को जानकारी देना आवश्यक बनाकर कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत किया गया। चूंकि 1773 का एक्ट जल्दीबाजी में पारित किया गया था, शुरुआत थी, इसलिए एक 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा ब्रिटिश संसद में इस एक्ट को प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ता है पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इस एक्ट ने निदेशक मंडल को कंपनी के केवल वाणिज्यिक मामलों में, व्यापारिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदान किया, जबकि जो राजनीतिक मामले थे, यानी कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई, जबकि जो पॉलिटिकल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके लिए एक नए बॉडी का गठन किया गया, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यह कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो न्यू बॉडी क्रिएट की गई वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल अफेयर्स से रहेगी। तो इसमें यहां 2 संस्था आ गई। इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग करके जो वाणिज्यिक कार्य थे, वे कमर्शियल कार्य थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी का निदेशक मंडल, और दूसरा संस्था बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड, जिसका काम था राजनीतिक कार्यों की उत्तरदायित्व।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य थे सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, और इसका जो अध्यक्ष होता था कोई मंत्री होता था, कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट इस प्रकार एक दोहरे शासन की व्यवस्था कर रहा है। दो प्रकार का डबल गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट क्या है? एक तरह से अलगाव करना कंपनी का व्यापारिक कार्य और कंपनी का राजनीतिक कार्य। तो पॉलिटिकल अफेयर्स जो लिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में, और कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह 1857 तक, 1858 का जब एक्ट बनता है उसी दौरान यह दोनों संस्थाएं समाप्त की जाती हैं। यानी ब्रिटिश संसद अब प्रशासनिक कार्यों के लिए जो यहां पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनके लिए नियम बनाती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से उसे भारत में, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन क्षेत्र था वहां पर लागू करवाती थी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम प्रशासनिक कार्य न होकर के केवल व्यापारिक कार्य तक ही, राजनीतिक कार्य नहीं, व्यापारिक कार्य तक ही उसका व्यावसायिक जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वहीं तक रह गई। इसीलिए इसको द्वैध या दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना कहा जाता है। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। The British government was given the supreme control over companies' affairs and its administration in India. प्रशासन पर, कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश संसद के हाथ में आया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वह कानून बनाता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के निदेशक मंडल से उसे भारत में लागू करवाता था। जो ये कानून जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब बना तो इसमें था हर 20 साल बाद नया एक्ट, मतलब उसको पुनः देखा जाना, पुनरीक्षण करने की व्यवस्था थी। लेकिन शुरुआत में ही था, इसलिए इसमें जल्दी से बदलाव करना पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट आया 20 साल बाद, 1773 से 20 साल बाद 1793 में फिर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से फिर चार्टर 1793 में चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। इसकी क्या विशेषताएं रही यह देखते हैं। इसने 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जारी रखा गया, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू, और कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से भारतीय भारत से जो राजस्व, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, जो भारत से राजस्व कलेक्ट किया जाएगा उससे उनको सैलरी दी जाएगी। गवर्नर जनरल की शक्तियों को और अधिक सुदृढ़ किया गया। कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत में कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण बना रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और संसद का कंपनी पर नियंत्रण और मजबूत हुआ।
कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज, कंपनी भारत में कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण बना रहा। ब्रिटिश कंट्रोल स्ट्रेंथन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और संसद का कंपनी पर नियंत्रण और मजबूत हुआ। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस आंशिक रूप से ही सही अलग किए गए। व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के पृथक्करण की दिशा में कदम बढ़ा। भारत में ब्रिटिश सत्ता और अधिक मजबूत हुई। आगे के जो बेसिस फॉर लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यह आगे के संशोधनों के लिए, संवैधानिक संशोधनों के लिए आधार बना। कंपनी अधिक पॉलिटिकल राजनीतिक संस्था बनती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बनती गई। भारत में केंद्रीय नियंत्रण को और अधिक सशक्त किया गया। शासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रह बना रहा। रेवेन्यू कलेक्शन रिमेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। शासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रह बना रहा। तो 1793 के चार्टर एक्ट जो मुख्य रूप से जिस पर बल देता है कि जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरब की तरफ व्यापार करने की, वह मोनोपोली बनी रही। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भारतीय रेवेन्यू से दिए जाने लगे और कंपनी पर ब्रिटिश कंट्रोल और मजबूत हुआ। 1793 के बाद 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 के, अब देखिए, जो ये पूरब के साथ व्यापार करके जा रहे थे, अकूत संपत्तियां लेके जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही थी। अब जो अन्य व्यापारिक संस्थाएं थीं, गिल्ड्स थे, वे लोग भी पूरब के साथ व्यापार करने के लिए क्राउन से मांग कर रहे थे। तो 1793 के एक्ट में तो वह नहीं दिया गया। मोनोपोली, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरब के साथ व्यापार पर मोनोपोली रहेगी। यद्यपि वो पूरब के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का पूरा मोनोपोली थी, लेकिन वह अपना ज्यादातर व्यापार भारत और चाइना तक ही सीमित रखा था। यस, जब 1813 का एक्ट आता है तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों पर जो मोनोपोली थी उस पर नियंत्रण लगाया जाता है। हम लोग उसको आगे देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक गाइस। आज हम लोग यहां तक 1793 के 1793 के चार्टर एक्ट देखते हैं। आगे हम लोग 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके आगे की स्टडी करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की क्लास ने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन किए हों, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड की हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से टॉपिक आप कवर करवाना चाहते हैं। एस्पिरेंट्स याद रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम लोग अगला टॉपिक 1813 के चार्टर एक्ट्स और 1813 के चार्टर एक्ट से अगला वीडियो उस पर आएगा। किसी तरह के अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। आप कमेंट करें,
बताएं कहां पर क्या चाहते हैं, किस तरह से बदलाव चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको लिखी जाएगी। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना। थैंक यू।